वेलकम बैक नाज़रीन। हम बातचीत कर रहे हैं इस वक्त सियासी माहौल की, मुज़ाकरात की। इमरान खान बुशरा बीबी को सजाएं दी गई हैं और उसके नतीजे में मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं, नहीं बढ़ सकते। हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ साहब हैं, राजा कमरुल इस्लाम साहब हैं और मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। आगे बढ़ाते हैं बात को। लतीफ़ साहब, दूसरा अब जो प्रोसेस है वो जो भी मैंने राजा साहब पे सवाल उठाया था कि आपने डेडलाइंस दी हुई हैं 2, एक हफ्ते में नाम कोई जवाब आना चाहिए जी, पेशरफ्त होगी नहीं होगी, और 31 तक जो है कि इसको ब्लैक एंड वाइट के अंदर अगर कमीशन बनता है ठीक है, नहीं तो फिर मामला जो है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। आप नहीं समझते कि 31 के बाद फिर दोबारा हम उस स्टेज पे चले जाएंगे जहाँ पे अदम इस्तेहकाम का जो खदशा है हमें, और अभी जो आलमी रिपोर्ट्स हैं, हमारी अपनी भी ग्रोथ रेट इस दफ़ा जो पहले 3 महीनों की थी 0.2 है, जो प्रोजेक्शन थी उतनी नहीं हम हासिल कर सके, और अगर अदम इस्तेहकाम दोबारा बढ़ेगा तो शायद मईशत ज़्यादा ख़राब होगी हमारी। देखिए जी, ये आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, जो मैंडेट चोरी के बाद जो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का होना तो दरकिनार, क्योंकि किसी चीज़ का होना ये इल्लत व मालूल की दुनिया है। यहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि एक गिलास में हम पानी डाल दें और हम तवक्को रखें कि इस गिलास को हम उंडेलेंगे तो वहाँ से दूध निकलेगा। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बुनियादी चीज़, उसकी जो इंग्रेडिएंट है वो है कि आप जो जेन्युइन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसकी बुनियाद पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है और उस क्रेडिबिलिटी की बुनियाद पर सरमायाकारी आती है। अब सारी दुनिया को पता है कि 8 फरवरी को जो पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा डाका डाला गया था अवामी मैंडेट पर। तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इस गवर्नमेंट के साथ एफिलिएट है। अच्छा, अब जब मुज़ाकरात हम कर रहे थे तो ये बात मैं यहाँ पे एक चीज़ की तस्दीक कर दूँ कि ये हमारी डिमांड नहीं थी, बल्कि ये गवर्नमेंट की कमिटमेंट है कि भाई हम आपको विद इन 7 वर्किंग डेज आपकी जो डिमांड है उस पर आपको जो है पॉजिटिव वो देंगे। अब ये हमारे जिस तरह भी हमारे डिमांड से, हमारे 10-20 डिमांड से जो कि जेन्युइन है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फॉर स्मूथ फॉरवर्ड मूवमेंट, हमने वो शार्ट करके हमने कहा कि भाई आप जुडिशल कमीशन बनाएं और हमारे जो इनोसेंट जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दें। तो उससे क्या होगा कि एक जो कहते हैं कि CBM जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, तो अब ये 100% गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है कि इनकी इंटेंशन क्या है। अगर इनकी इंटेंशन मुल्क को आगे ले जाने की, कुछ अपने क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करने की अगर इनकी नीयत हो, तो इनके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमने इनको अपॉर्चुनिटी दी है कि ये जो जायज़ 2 मुतालबात चीफ जस्टिस को लिख दें कि वो कमीशन बना दें दोनों मामलों के ऊपर। TORs के ऊपर कुछ नरमी हो सकती है कि वो समझते हैं तो चार्जशीट करती है। देखिए जी, वो जो स्ट्रेटेजिक इशू जब उस पे अगर एग्रीमेंट होता है तो जो निटिग्रिटीज हैं, जो डिटेल्स हैं माइक्रो लेवल पे, वो जाहिर है कि उस पर हो सकता है। लेकिन ये खुदा न खास्ता अगर ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर इनकी नीयत ये है कि ये जिस तरह हम 3 सालों से PTI को दीवार से लगा के उनके जो ह्यूमन राइट्स के जो बुनियादी हुकूक भी हमारे जो सल्ब करते आए हैं, तो इनकी नीयत ये है। तो अगर खुदा न खास्ता अगर इनकी नीयत ये हुई तो फिर हमारे पास एहतिजाज और दमादम मस्त कलंदर के अलावा तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। और फिर जब ये रोना रोएंगे कि यार पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, तो ये हो नहीं सकता कि आप किसी को, अब 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स पर स्ट्रेट फायर करके उनको शहीद किया गया, और हम जब कहा कि भाई ये क्यों आप कर रहे हैं तो उन शहदा का मजाक उड़ाया गया। अब 13 पाकिस्तानी, भले वो PTI के ना भी हो, पाकिस्तान के बच्चे थे, वो मारे गए। रेंजर्स के भी देखे ना, वो चाहे वो हादसा है चाहे फायरिंग है, कोई भी उसकी भी तो तहकीकात हो, जो भी मंतकी नतीजा देखिए जी, हम वो तो 9 मई का बुहतान हम पे हम 2.5-3 सालों से सुन रहे हैं। 9 मई फलां हुआ, 9 मई को हम तो डे 1 से खान साहब की ये डिमांड रहा है कि भाई आप जुडिशल कमीशन बनाओ और जो भी इसके जिम्मेदारान हैं, और फिर उसमें जुडिशल कमीशन में फिर जो हमारे पास जो सबूत हैं, जो हमारे मामले, ये तो हो नहीं सकता कि एक बंदा, एक इदारा जो है वो जज भी हो, जूरी भी हो, फैसला भी करे, एक्यूज भी करे। तो इसलिए ये तो जो जेन्युइन हमारे जो वहाँ पे भी आ जाएगा। जरा बेग साहब, ये बड़ा अहम इशू इस एतबार से है कि जो हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी अभी नज़र आ रही है, एक ठहराव नज़र आ रहा है सियासी एतबार के ऊपर, इसमें ख़दशा कहीं ना कहीं मौजूद है कि अगर मामलात आगे ना बढ़े कमीशन की तरफ क़याम के, तो ये फरवरी के पहले हफ्ते में दोबारा
उसी किस्म के हालात हो जाएंगे। तो मईशत आपके सामने है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, खुद बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं आप, और जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त तक कहीं थोड़े बहुत इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन वो सूरत हाल नहीं है जो होनी चाहिए थी। और अभी भी जो फोरकास्ट इंटरनेशनल इदारे भी कर रहे हैं कि वो जो हमारी टारगेट से हम उतने अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे हालात में कितना ज़रूरी होगा कि सारे स्टेक होल्डर्स को, सियासी जमातों को भी, बिजनेस कम्युनिटी को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये समझना होगा कि हमें कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकालना है इसका। नहीं, आपने सही तरफ तवज्जो दिलाई कि इस वक्त जो माशी बेहतरी और इकोनॉमिक इंडिकेटर कुछ बेहतर हुए हैं, जिसमें रिमिटेंसेस बढ़ी हैं, जिसमें करंट अकाउंट 4 बार मुसलसल प्लस में आया है, जिसमें तिजारती खसारा बैलेंस हुआ है, जिसमें $35 अरब की भी रिमिटेंसेस एक्सपेक्टेड है, रुपया मुस्तहकम है, एक्सपोर्ट बढ़ी है। ये सब चीजें जो जाके लड़खड़ा रही हैं, सस्टेनेबिलिटी हमें चाहिए, उसके लिए सियासी इस्तेकाम चाहिए, और सियासी इस्तेकाम हमें खराब होता नजर आ रहा है। हम चाहते हैं कि माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम आपस में वो माहौल दें। अभी जो IMF ने एक रिपोर्ट दी है, उसने कहा हमारी पहले क्वार्टर की जो GDP ग्रोथ है वो 0.9% है, तो उसको अगर 3 क्वार्टर से मल्टीप्लाई करें तो हम 2.7 बनती है। उन्होंने फिर भी पाकिस्तान की GDP ग्रोथ जो पहले फोरकास्ट था 3.5%, उसको कम करके 3% कर दिया है। 0.5% GDP ग्रोथ कम करना एक बहुत ही ज्यादा तशवीश की बात है। इंडिया की GDP ग्रोथ 6.5% फोरकास्ट की गई है, चाइना की 4.6% की गई है, 4.5 था, उसको 0.1% बढ़ाया गया है, और ग्लोबल GDP भी 3% फोरकास्ट की गई है। तो अगर आप ग्लोबल से पाकिस्तान को कंपेयर करें, हम मोरलेस उसी लेवल पर हैं। लेकिन बेग साहब, ग्लोबल को अगर हम देखें ना, ग्लोबल के साथ फिर हम अगर वो परचेजिंग पावर देखें और बाकी इंडिकेटर्स देखें, वो हमारे बड़े वीक है ना। सोशल इंडिकेटर काफ़ी हमारे वीक है, उनको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर 3% से थोड़ा ज़्यादा होगी तो हम ज़्यादा बेहतर अपने सोशल इंडिकेटर ठीक कर सकेंगे। देखिए, इस वक्त हमारा जो सेक्टर पिट रहा है वो एग्रीकल्चर के, इस बार वो सपोर्ट हमें नहीं मिल पाएगी जो लास्ट ईयर थी। हमें 6.5% ग्रोथ की थी एग्रीकल्चर की। हमारी कॉटन की क्रॉप 13 मिलियन बेल थी, इस बार कॉटन की क्रॉप 6 और 7 मिलियन बेल के बीच में है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट 3.5% था, जो मुझे पूरा यकीन है कि नहीं हासिल कर पाएंगे। नहीं, अभी भी उसके अंदर नेगेटिव ग्रोथ चल रही थी, नेगेटिव ग्रोथ चल रही है। और उसके साथ जॉब क्रिएशन को अगर आप लें और एक्सपोर्ट को लें तो दोनों जगह मायूसी आपको नजर आती है। तो इस सिनेरियो में मैं ये नहीं समझता कि आप हायर GDP ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। हालांकि इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी से GDP ग्रोथ को बहुत ट्रिगर करने की कोशिश की, लेकिन GDP हमारी जो है वो बाउंस बैक नहीं कर सकी है। आप इस मौके पे अगर आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, घराव जलाव होता है, सिविल नाफरमानी जैसी स्कीम जो है अगर कोई ऐलान किया जाता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। हम समझते हैं कि इन दोनों अमलों को अलग-अलग लेके चलना चाहिए। सियासी जमातों को जो मिचोड़ है, जो पाकिस्तान की माशत की बेहतरी में उनके सोच है कि आप मुज़ाकरात के अमल को जारी रखें, लेकिन मुल्क में कोई ऐसी इंतशार या सियासी अदम इस्तेकाम नहीं पैदा करें जिससे आपकी माशत को डेंट पड़े, यानी आपकी माशत जो है वो मुतासिर हो। और आप जिन एरियाज में आपकी माशत की कमजोरी है, जिसमें SME, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसको आपने ध्यान देना है। हमने उड़ान पाकिस्तान में $60 अरब का एक्सपोर्ट का टारगेट आइंदा 3 सालों के लिए ऐलान किया है, लेकिन किस तरह से होगा मुझे तो कोई ऐसी चीज नहीं है सिवाय IT के और एग्रीकल्चर के। ये 2 सेक्टर हैं जिसमें हमने अपने आप को, हमारा पोटेंशियल नजर आता है, इसमें हम
उसमें यह है कि सबको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। राजा साहब, ये क्योंकि हुकूमत के ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, हुकूमत शीशे के घर में बैठी होती है, बाहर से तो हर किसी ने, मीडिया ने भी, अपोजिशन ने भी, सिविल सोसाइटी ने भी, हर किसी ने तो आप पे ऊपर उंगलियां उठानी है, आपके ऊपर सबकी नज़रें होंगी। दो चीज़ें में इसमें तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह दिया जाए 26वीं तरमीम के तहत अब तो ये हुकूमत के मुंतखब करदा उस एतबार से हैं कि तीसरे नंबर पे थे, ये भी नहीं कहा जा सकता अच्छा जी कि फ़लाँ का रुझान वैसा है या वैसा है, तो उनको कह दिया जाए जी कि ये मामलात हैं, इसके ऊपर आप बना दें कमीशन, और जो भी जिम्मेदार है, अगर ये जिम्मेदार है या कोई और जिम्मेदार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मामला ही ख़त्म हो जाए, और अदालतों को थोड़ा आज़ादी से फैसले करने दिया जाए कि जी अगर ज़मानत बनती है दे दें, नहीं बनती तो जनाब उसको सज़ा दें, और फैसलों को जल्द करें। ये नहीं 1.5 साल से मामले लटके हुए हैं लेकिन चलान भी पेश ना हो, तो इसमें तो मेरे ख्याल कोई हर्ज नहीं है ऐसा। देखिए, हमारे जुडिशल प्रोसेस में जिन अदालतों की बात हो रही है उसमें कई सालों से केसेस लटके हुए हैं, और हमारा हमेशा से मौक़िफ़ यही रहा है कि केसेस को बराबरी की बुनियाद पे लिया जाए। ये नहीं कि किसी केस को सुबह लगे और शाम को उसको आप टेकअप कर लें और दूसरे केस को जो उसके मुकाबले में पिछले 1.5 साल से या 2 साल से मुंतज़िर हैं। पहला तो ये हमारा पार्टी का ऑफिशियली भी मौक़िफ़ है, और ज़ाहिर है हर शहरी का होना चाहिए कि अदालतों को अबव बोर्ड होकर काम करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बातचीत को ज़रा आगे बढ़ाएंगे और फिर ये देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यौम स्याह मनाने जा रही है, और इसके साथ साथ आलमी फोरम्स के ऊपर भी इंसानी हकूक़ की वायलेशंस के हवाले से आवाज़ उठाएंगे, उसके असरात पाकिस्तान के अंदर क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।